नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। मरुद्रा प्राइम न्यूज़ के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मन की बात किसके साथ। जी हाँ दोस्तों, सवाल सत्ता से ही पूछे जाते हैं और जवाब सत्ता को ही देने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग जिसे जिम्मेदारी देते हैं, जिसे ठेकेदारी देते हैं, जिसे पहरेदारी देते हैं और उनसे संबंधित सवाल जो है वह उसी व्यक्ति से ही पूछे जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कार्यक्रम जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जिन्हें वह समय समय पर मन की बात के माध्यम से जनता से वह रूबरू होते हैं या देश की या अपने द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी, देश के बारे में, गतिविधियों के बारे में और उनके द्वारा दिए जाने वाले लाभ की जानकारी वह मन की बात के माध्यम से लोगों को बताते हैं। जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था तब देश के हर संख्यक किसान, मजदूर और व्यावसायिक वर्ग सभी ने इस कार्यक्रम को बहुत ही मन से सुना था। मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, और इस कार्यक्रम को इस तरह सुना जाता था कि चौपालों पर, चौराहों पर या फिर पंचायतों में टीवी लगाए जाते थे, स्क्रीन लगाई जाती थी, जहां ग्रामीण लोग जिनके यहाँ पर टीवी नहीं है, स्क्रीन नहीं है, वह वहां बैठ करके प्रधानमंत्री जी को सुना करते थे। प्रधानमंत्री जी पर हमारे देश की असंख्यक लोगों ने, हमारे देश की 120 करोड़ की जनता ने इस कदर विश्वास उन पर किया और ये विश्वास जताया कि वह जो कुछ भी कहते थे हम लोग और ये देश उसे पूरा करता था। आज चुनावों का समय है। प्रत्येक पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में अपने वादे कर रही है। बीजेपी के अपने कुछ वादे, कांग्रेस के अपने कुछ वादे हैं। कोई लाइट फ्री की घोषणा कर रहा है, कोई बिजली, कोई पानी और कोई संपूर्ण व्यवस्था अनाज फ्री, यानी अलग अलग तरीके से वोटों को अपने पक्ष में करने का प्रावधान किया जा रहा है। वोटों को किस प्रकार अपनी तरफ मोड़ा जाए। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से ही जातिगत और धर्मगत राजनीति का उद्भव इस प्रकार हो गया कि ये वोट बैंक बन गया। कुछ लोग आज भी जाति के अकॉर्डिंग पार्टी विशेष से बंधे हैं और बहुत सारी पार्टियां उन जातियों का अपना वोट बैंक बना करके बैठी। बहुत सारे लोग धार्मिक मुद्दे को लेकर अपना वोट देते हैं और बहुत सारे लोग धर्म विशेष से किसी पार्टी को जोड़ देते हैं और इसी से वोट बैंक का निर्माण हो जाता है। लेकिन आज मेरा जो ये वीडियो है वो इस पर है कि मैं सत्ता से ये सवाल पूछता हूं, आपने मन की बात की और मन की बात आपने देश के प्रत्येक वर्ग से की, तो मन की बात किसके साथ? अगर आपने सभी के मन की जानी, समझी और उनसे अपने मन की बात की, तो देश में ये विभिन्न वर्गों द्वारा आंदोलन और संघर्ष की स्थिति क्यों है? सत्ता से सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है और सत्ता से सवाल हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा जिनके पास जिम्मेदारी है, जो पद पर हैं, जो सत्ता में हैं, जिनको इस देश की जनता ने लोकतंत्र में बहुमत देकर के सत्ता पर आसीन किया है। दोस्तों, कोविड आया था और उस कोविड के अंदर हजारों लोग मारे गए थे कोविड महामारी के अंदर, जिसमें लगभग जो लोग मृत्यु को जो प्राप्त हुए थे वो वह गरीब वर्ग था जो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, जो अपने घर परिवार की स्थिति को संभालने के लिए बाहर शहरों में, कहीं फैक्ट्रियों में, कारखानों में कार्य करने के लिए गया था। लेकिन अचानक जब लॉकडाउन की घोषणा की जाती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उनके लिए नहीं हो पाती, तब वह लोग पैदल चलते हैं और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने घर की दूरी को वो तय करते हैं। इसी समय अंतर्गत बहुत सारे लोग, बहुत सारे गरीब लोग इस कोविड महामारी के अंदर मारे गए थे और सरकार ने मारे गए गरीब या जो श्रेणी में आते हैं उन लोगों को
आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया था और कहा था कि आप देखिए कि वह गरीब लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिनका परिवार पूर्ण रूप से इस कोविड महामारी के कारण बिखर गया है, जो पूर्ण रूप से अपने दो वक्त की रोजी और रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप क्या सहायता देंगे और निर्धारित सहायता जो लगभग 50,000 रुपये सरकार ने बोला था वह प्रदान करें। अगर सरकार ने यह सहायता उन हजारों लोगों तक पहुंचाई है तो क्यों नहीं इसका प्रचार किया गया? क्यों नहीं यह अपनी उपलब्धि के रूप में बताया कि हमने इतने हजार लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई और वह इनको कोविड-19 के अंदर मारे गए लोगों के लिए रिलीफ के रूप में हमने दिया। आपने ये तो जब कोविड महामारी आई, आपने पीएम केयर फंड, बहुत सारे फंड आपने ये सबके सामने रख दिया कि इस महामारी से लड़ने के लिए आप सब लोग जो भी इसमें सक्षम हैं, वह सभी लोग इसमें अपना पैसा डालें, डोनेशन करें, और बहुत सारे लोगों ने इसमें डोनेशन किया। डोनेशन हुआ और डोनेशन करने के बाद आपने कितने लोगों को, मृतक परिवारों को, कितने मृतक परिवारों को आप लोगों ने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा दी? ये पहला क्वेश्चन। मन की बात किसके साथ? क्या आप लोगों ने उन बर्बाद हुए घरों के आश्रितों के साथ बात की? क्या प्रावधान किया गया? आज वो किस स्थिति के अंदर है? कितने हजारों लोगों को आपने इस सहायता राशि को उपलब्ध करवाया? कोई पता नहीं, कोविड आया चला गया, किसी न्यूज़ चैनल में इसकी बात नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी इस महामारी से पीड़ित, जो अपने परिवार के मुखियाओं को, कमाने वाले व्यक्तियों को जो खो चुके हैं, आज भी दर दर वो भटक रहे हैं। आज भी उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद आप अपने मैनिफेस्टो में बड़े-बड़े वादे करते हो, हम आपको स्टार्टअप में फंडिंग करेंगे, आपका मुद्रा लोन बढ़ा देंगे। साहब, देता कौन है? ये लोन भी उसी व्यक्ति को प्रोवाइड करवाया जाता है जो पूर्ण रूप से सक्षम है। आपने जिसमें ये जो निर्धारित कैटेगरी रखी है, आप देखिए उनमें लोगों को मिल ही नहीं रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। चलिए माना मिल रहा होगा, आप लोग आंकड़े भी पेश कर देंगे। बहरहाल आंकड़े पेश तो सब जानते हैं किस प्रकार उनको सफेद चोला पहनाया जाता है। आप लोगों ने मैनिफेस्टो में क्या डाला? आप कितने लोगों को रोजगार देंगे आगे? मैनिफेस्टो के कोई ऐसा मुख्य बिंदु है ही नहीं। आप तो वादा कर रहे हो कि हम तमिल भाषा को मान्यता देते हैं। सब आप तमिल को मान्यता दोगे, फिर राजस्थान वाले बोलेंगे, फिर पंजाब हरियाणा वाले बोलेंगे हमारी भी लोक भाषा है, उनको मान्यता दो। तो वर्तमान में देश के विकास में ये जरूरी नहीं है कि आप किसको मान्यता दे। विकास के लिए जरूरी ये है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में, चाहे वह कांग्रेस पार्टी है, चाहे वह बीजेपी है, चाहे वह कोई भी पार्टी है, आपने कितने रोजगार के अवसरों को क्रिएट करने का प्रोग्राम बनाया है? आप कौन से क्षेत्रों में, रेलवे में, डिफेंस में कितने हजारों, कितने लाखों लोगों को आने वाले 5 सालों में नौकरी देंगे? आप मन की बात कब करेंगे बेरोजगारों के साथ? बहुत सारे बेरोजगार धरने पर बैठे हैं। 2 बार किसान आंदोलन हो चुका है, एक बार अभी कंटिन्यू चल रहा है। पिछला जैसे तैसे करके बातचीत करके इसको खत्म किया गया था। वर्तमान वो बोर्ड रूम डटे हुए हैं। मन की बात कब करेंगे किसानों के साथ? आखिर उन्होंने ऐसा क्या मांगा है जो आप पूरा नहीं कर सकते? आप जाएं, रूबरू हो, उनसे बात करें। और बहुत सारे चैनल, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये आरोप लगा देते हैं, ये तो बाहर से फंडिंग हो रही है, ये तो ऐसे हैं। अगर ऐसा है तो देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां बैठी है, वो क्यों जांच नहीं करके इन चीजों को खत्म करके आप प्रूव कर दें कोर्ट में ये बाहर से चीजें हो रही है और देश विरोधी गतिविधि हैं, ये आंदोलन जो चल रहे हैं, दमन कर दे फिर इसका। पूरे देश की जनता आपके साथ है। जब आपने कोविड में ताली बजाने का बोला तो पूरा देश आपके साथ ताली बजा रहा था। जब आपने कोविड में थाली बजाने का बोला तो पूरा देश आपके साथ थाली बजा रहा था।
जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया तो पूरा देश आपके साथ था। अगर ये गतिविधियां जो आंदोलन के रूप में देश के बॉर्डरों पर जंतर मंतर पर संचालित है, अगर ये अवैधानिक है या इनको बाहर से फंडिंग की जाती है, देश के विरोध में है, तो पूरा देश आपके साथ है, आप दमन कीजिए ना। लेकिन नहीं, यहां भी देश का एक किसान है जिसकी अपनी आवश्यकता है, जिसकी अपनी वाजिब डिमांड है, जो अपनी डिमांड के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरा पूछना यह है, मन की बात कब करोगे किसानों के साथ? जंतर मंतर पर लंबे समय से आपने वन रैंक वन पेंशन की योजना का प्रारंभ किया, जिसका रिवीजन भी किया गया। उसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे पूर्व रिटायर्ड सैनिक वहां धरने पर बैठे हैं, जेएसयू से लेकर के जूनियर कमांडेंट तक, जिनको समान, आपने नागरिक संहिता की बात की या वन रैंक वन पेंशन की बात की, वो धरने बैठे हैं, उनकी पेंशन आज तक दिए गए आश्वासन के अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल रही। बहुत सारे सैनिकों की पेंशन आज भी रुकी हुई है, आज भी कम आ रही। जहां ऑफिसर्स, उनकी पेंशन में 900% तक का इजाफा हुआ, वहीं निचले क्रम के अधिकारियों की, निचले क्रम के जवानों की पेंशन सिर्फ 300 के आसपास, 300%, 250% के आसपास उनमें इजाफा हो रहा है। जहां ऑफिसर जो शहीद हो चुके हैं, उनकी विधवाओं को पेंशन के रूप में बहुत ज्यादा मिल रहा है, वहीं जवान जो शहीद हुए उनकी विधवाओं को, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कब पूरा करोगे? मेरा क्वेश्चन तो यही है ना, कि मन की बात कब करोगे इन सैनिकों के साथ? वन रैंक वन पेंशन, आप बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो में, आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। कौन सी समान नागरिकता, कौन सी समान नागरिक संहिता? इस देश में अलग अलग धर्म हैं, जाति है, बिल्कुल होना चाहिए, इस बात का हम भी समर्थन करते हैं, समान नागरिक संहिता, किसी में कोई भेदभाव नहीं हो रहा। लेकिन क्या आप ये प्रावधान भी कर देंगे कि हम सभी समान नागरिक हैं, तो राजनेता, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, ये जो भी व्यक्ति है, ये भी इस समान नागरिकता में शामिल हो, समान नागरिक संहिता के अंदर इनको लाया जाए। अपने पीछे 10-10 गाड़ियों का काफिला न चलाइए, अपने काफिले के लिए पूरी सड़क ये रुकवा देते हैं, एम्बुलेंस के जाने तक की जगह नहीं देते, अपना वीआईपी ट्रीटमेंट ये कंटिन्यू शो करते हैं। इनको भी इसमें लाना चाहिए या नहीं? इनके लिए प्रावधान करोगे या नहीं? जहां देश में लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे हैं, वह प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ कब करोगे मन की बात? आपके साथ एक वर्ग ओल्ड पेंशन स्कीम्स के लिए बात करना चाहता है, और एक वर्ग आपसे वन रैंक वन पेंशन के लिए बात करना चाहता है। एक वर्ग आपका किसान, जो इस देश का आधार है, जो इस देश को अन्न देता है, जो इस देश का पेट भरता है, वह खुद सड़कों के ऊपर है। कब करोगे मन की बात? मेरा प्रश्न ये है, देश में चुनाव आते ही मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे हर पार्टी करती है, लेकिन शायद, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, शायद इस देश की जनसंख्या, इस देश की जनता, पब्लिक, धर्म, जाति और वर्ग आरक्षण पर बनकर रह जाती है। किस पार्टी ने कितने आईआईटी कॉलेजों का आश्वासन दिया है? कौन सा संकल्प पत्र में कितने कॉलेज आईआईटी बनाएंगे, कितने मेडिकल कॉलेज बनाएंगे? क्यों मजबूर है हम यूक्रेन जाकर के मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए? क्यों चीन से एमबीबीएस की डिग्री के लिए हम पढ़ने जाते हैं? भारत को जरूरत है एमबीबीएस कॉलेजों की। कितनी सीटों को आपने इंक्रीज करने का प्रावधान किया? कितने टेक्निकल यूनिवर्सिटीज आप डेवलप कर देंगे? कितने मेडिकल कॉलेज आप डेवलप कर देंगे? कब करोगे मन की बात? आप आते हो, आपका स्पीच हम सभी सुनते हैं, आप करते हो बच्चों के लिए कि
परीक्षा का जो स्ट्रेस है वो कैसे दूर किया जाए। हमारा स्ट्रेस इस बात से ज़्यादा इस बात से है, शायद बच्चों का स्ट्रेस इस बात से ज़्यादा इस बात से है कि हमें इतने परसेंटेज मार्क्स लाने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली। हमारे स्ट्रेस को कब दूर किया जाएगा? कब भारत के अंदर पूर्ण रूप से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा? इस देश का एक वर्ग, शिक्षित वर्ग आपसे करना चाहता है मन की बात। कब करोगे इनके साथ? दोस्तों, देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई, एक वर्ग विशेष जो कि जिसके पास कुछ संसाधन हैं, जो कुछ जीवन निर्वाह कर सकता है, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जंतर मंतर, विधानसभा, संसद कहीं आकर के धरने पे बैठ जाते हैं वह वर्ग, और शायद मीडिया या किसी एमएलए, किसी एमपी के सामने प्रदर्शित होते हैं और शायद उनकी बात को संसद, विधानसभा आदि में उठा लिया जाता होगा। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है इस देश का जो अगर एक दिन मजदूरी करने के लिए न जाता तो उसके घर में शाम का खाना नहीं बनता। उस वर्ग की भी कुछ डिमांड होती होगी। वह व्यक्ति धरने में आकर नहीं बैठ सकता। अगर वह व्यक्ति धरने पर आकर बैठ गया, शाम को उसके बच्चे भूखे सोएंगे। उस वर्ग के लिए आपने क्या प्रावधान किया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी मजदूर और श्रमिक वर्ग की। बहुत लंबे समय से न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित है वही चल रही है। इसमें कोई विकास, आपने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया। क्या सिर्फ वेतन बढ़ोतरी, छठा, सातवां सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्या श्रमिक या फिर इनके हितों के लिए कुछ प्रावधान किए जाएंगे? मन की बात कब करोगे श्रमिकों के साथ? क्या इनके लिए न्यूनतम मजदूरी दर को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके निर्धारित की जाएगी? क्या इनके ऊपर काम करने वाली फैक्ट्रियों आदि के लिए ये पूर्ण प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कि इनको इससे कम वेतन नहीं दिया जा सकता? क्या इनके लिए इनके जीवन स्तर में सुधार का कोई सुधारात्मक उपाय उठाया जाएगा? मन की बात करनी पड़ेगी इन मजदूरों के साथ जो अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए शायद सड़कों पर तो नहीं आ रहे। आपने कहा ताली बजाइए तो सबसे पहले इन्हीं ने बजाई होगी। आपने कहा थाली बजाइए तो सबसे ज्यादा इन्हीं ने बजाई थी, और सबसे ज्यादा भरोसा भी इन्हीं ने किया था, क्योंकि इस मन की बात जो रेडियो से आपकी सुनी गई थी वो इसी वर्ग ने सुनी थी। दोस्तों, देश के अंदर जब हम बैलेट पेपर से ईवीएम मशीन तक आ सकते हैं, जब इलेक्शन प्रोसेस में कभी हम वोटिंग डालते थे, बैलेट पेपर के माध्यम से हम अपना निर्वाचन प्रक्रिया मतदान करते थे, वहां से हम ईवीएम मशीन तक पहुंच गए, तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया, क्या ऐसी कोई टेक्निक डेवलप नहीं की जा सकती कि देश के श्रमिकों को किस प्रकार की सुविधा मिल रही है? क्या देश के बहुजन हिताय के लिए कौन सा कार्य किया जा रहा है? देश में किन लोगों के पास क्या असुविधा है? क्या इन सबको टेक्निकल रूप से आप पता करके इनको एडजस्ट नहीं कर सकते? देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आपकी इसके खिलाफ लड़ाई, सराहनीय लड़ाई। हम मना नहीं करते कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। हमारा सवाल सत्ता के उस पक्ष से है जो सबसे जरूरी है। मेरा सवाल देश की जनता के उस पक्ष से है जो गरीब है, मध्यम वर्गीय है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। कितने लोगों को हमने जीवन स्तर को हमने वर्दी कर दी है, कौन से हमने आईआईटी कॉलेजों को डेवलप कर दिया है, कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, कितनी सीटें बढ़ गई है, कितने लोगों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है, किसानों को किस प्रकार संतुष्ट किया गया है, सैनिकों को किस प्रकार संतुष्ट रखा गया है। इन सभी बातों को कब करोगे मन की बात के साथ? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत है, मुद्दे बहुत हैं, चुनाव सर पे हैं, लेकिन
मैं आंकड़ों के साथ जब बात करूंगा, इससे पहले ये आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा कि मन की बात किसके साथ। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्लेमर है, सिर्फ और सिर्फ एक विषय है। जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी टॉपिक के पूर्ण हिस्से पर कि 5 सालों में मन की बात किसके साथ की गई और मन की बात किसके मन में रह गई। धन्यवाद। मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले पार्ट में। धन्यवाद।